हेलो दोस्तों, चलिए तो ऑडिट के चैप्टर 1 के अंदर ऑडिट जो हमारा यहाँ पे ट्रिक सीरीज़ चल रहा है, उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 2 कवर किया था, अब हम पॉइंट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ऑडिटिंग। मैं पहले से ही बता दूँ कि सर हमें जो याद रखना है, वो हम डायरेक्टली पढ़ना शुरू करेंगे। अब जो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसको मैंने आपको नहीं करवाया रीड, ठीक है? इसका मतलब समझ लेना कि वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बेसिकली हमें याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है? याद रखने वाली बात हम सभी चीज़ यहाँ पे सीरीज़ के अंदर कवर करते चलेंगे। जो मैंने नहीं करवाया इसका मतलब समझ लेना कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि पूछा जाए। बाकी याद करने वाली वो बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ के छोड़ देना। जो याद करने लायक है वो हम यहाँ पे सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे, तो इस तरह से आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो एज़ इट इज़ याद करने की कोशिश करिए और बात खत्म करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ऑडिट। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। मीनिंग आपको एज़ इट इज़ याद रखना पड़ेगा, एज़ इट इज़, ठीक है? एज़ इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन और मीनिंग वगैरह होता है वो वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ता है। तो आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एज़ इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ऑडिट का मतलब क्या है सर? ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है? ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी सर? कोई भी एंटिटी की, ठीक है? ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, ठीक है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size and legal form, where such an examination is conducted with a view to expressing एन ओपिनियन देयर। तो यहाँ पे कहता है कि सर एक ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एग्जामिन करेगा किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी सर? कोई भी एंटिटी की। अब एंटिटी में यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉय, ठीक है? नॉट, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या ऑडिटिंग हो सकता है? आंसर इज यस हो सकता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिटिंग हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इवन इसकी साइज भी नहीं देखी जाएगी, मतलब कि स्मॉल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई भी एंटिटी है, ठीक है? सबका ऑडिटिंग हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, ठीक है? छोटी बड़ी हर एक कंपनी का ऑडिटिंग हो सकता है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, एग्जामिनेशन ये क्यों किया जाता है? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके, ठीक है? तो कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तो फिर से एक बार याद करेंगे सर यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे हम याद करेंगे इस चीज़ को कि हमने पॉइंट नंबर 3 में क्या याद रखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 जो मीनिंग है, ठीक है, ऑफ द ऑडिट। तो जल्दी से मुझे डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन का है, मीनिंग का है ऑफ द ऑडिट। तो जल्दी से हम यहाँ पे याद करेंगे। तो हमारे पास में ऑडिट क्या है सर? ऑडिट जो है इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ध्यान रहे सर, स्टूडेंट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, डेफिनेशन में वर्ड वही लिखेंगे जो दिए हैं, ठीक है? इसलिए मैंने पहले ही कहा है एज इट इज आप लिखेंगे। तो ऑडिट क्या है सर? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सर? ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी का है, कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, ठीक है? प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नहीं, ठीक है? या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉट हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, ठीक है? साइज एंड लीगल फॉर्म, ठीक है? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ठीक, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ठीक है? कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन देने के लिए जब ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं सर? ऑडिट कह देते हैं। तो फिर से एक बार, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ठीक है? तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे सर? इस चीज़ को हम यहाँ पे ऑडिट कहेंगे। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन क्लियर है। अभी के अभी वीडियो को स्टॉप करके आप 2 बार डेफिनेशन लिखेंगे, 2 बार डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि एक साथ हमारे पास में साथ-साथ काम खत्म होता जाए, साथ-साथ हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाए, तो आप जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से ही काम करेंगे। वीडियो को स्टॉप करेंगे, डेफिनेशन को लिखने की बात करेंगे, ठीक है? 2-3 बार लिख के उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है। एनालिसिस आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, याद करना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ फिर से एक बार, ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करना है। हो सकता है एमसीक्यू पर्पज़ के ऊपर हिसाब से एक आध बार पूछ लिया जाए, वैसे एमसीक्यू के हिसाब से भी ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्सप्लेनेशन तो आपने वैसे भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर रखा होगा, ये आपको सिंपली एक बार रीड करना है, याद नहीं करना है। सिंपली मैं बता दूं, ये सिंपली एक बार रीड करना है, ठीक है? अच्छा, ये याद करने वाला एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? मैनेजमेंट की है। हाँ, इस मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर किया हुआ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे अच्छे से एग्जामिन करना और उसके ऊपर ओपिनियन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की है, ठीक है? तो द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मीन रिटन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है? तो एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन करने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर सही इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करके इसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ध्यान रहे सर, ये रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होता है। रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, तो ऑडिटर का काम क्या है, ओपिनियन देना, लेकिन इसे प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। अब ये सेपरेट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेसिकली पूछा गया है पास्ट में। ठीक है, कहते हैं कि सर आप एक ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, यहाँ पे कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो मिसलीड नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप कैसे एंश्योर करेंगे, हाउ टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीड नहीं कर रहे हैं, ये आप एंश्योर कैसे करेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमने जो है एक ट्रिक बनाई थी। सबसे पहले हम पॉइंट रीड करते हैं, इसके बाद ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, कहता है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि जो आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है, अकाउंट हैज़ बिन ड्रॉन, जो आपने प्रिपेयर किया है वो आपका एंट्री से ही ड्रॉन अप होना चाहिए। मतलब कि अकाउंट्स में आपने जो जनरल एंट्री क्रिएट करी है उस जनरल एंट्री के थ्रू ही अकाउंट प्रिपेयर होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप, वर्ड वही यूज करेंगे जो गिवन है। ठीक है, तो अकाउंट हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि एंट्रीज जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे जो है आप एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करिए। ठीक है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, वर्ड एज इट इज लिखेंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास में निकलता आता है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड, नो एंट्री हैज बीन ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि आपके पास में एक भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना भूल गए। ठीक है, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास में कहता है कि आपके पास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो एकदम से क्लियर एंड अनएम्बिजियस होना चाहिए। अनएम्बिजियस का मतलब ड्यूल मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर मीनिंग प्रोवाइड करना होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिजियस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, अमाउंट डाल रहे हैं, वो अमाउंट जो है वो क्लासीफाई प्रॉपर्ली होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए एंड डिस्क्लोज होना चाहिए। किसके हिसाब से, विद द रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस के हिसाब से ही अमाउंट को आप जो है प्रॉपर्ली डिस्क्राइब, प्रॉपर्ली क्लासीफाई एंड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है। और लास्ट पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, इसमें सब कुछ सही सही बातें होनी चाहिए। ये अगर आप कंफर्म कर लेते हैं एज एन ऑडिटर, तो इसका मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीड नहीं कर रहा है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं जो आपको एज एन ऑडिटर ध्यान में रखने होते हैं। अब इसे याद भी कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। हम जो है पॉइंट नंबर कौन सा क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड नहीं कर रहा है। ठीक है, मिसलीड नहीं कर रहा है, ये ऐसे आपको इस चीज़ को कैसे एंश्योर करेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एज एन ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे हैं, ये एंश्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसे याद करने की जो ट्रिक है, वो ट्रिक कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे सर, एंट्रीज से रिलेटेड जो है, एंट्रीज से रिलेटेड 3 पॉइंट है। ठीक है, एंट्रीज से रिलेटेड 3 पॉइंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल भी लिख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट है और आपका ये क्वेश्चन खत्म। तो एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट लिखने हैं और फाइनेंशियल रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे याद कर लेते हैं कि सर एंट्री से रिलेटेड कौन से 3 पॉइंट है। सबसे पहला तो ड्रोन अप। ठीक है, ड्रोन अप आपके पास में यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे एविडेंस लिख देंगे। ठीक है, एविडेंस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओमिटेड। ठीक है, ओमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे याद कर लेते हैं, ये वर्ड है, ये की वर्ड है जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये की वर्ड है। एज इट इज यहाँ पे याद रखने की कोशिश करिए कि एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट, ड्रोन अप, एविडेंस और ओमिटेड। देखिए एंट्रीज जो है, ये ड्रोन अप का मतलब क्या है सर, ड्रोन अप से क्या सेंटेंस बनेगा, ड्रोन अप से सेंटेंस बनेगा कि अकाउंट जो आपने प्रिपेयर करे हैं वो हैव बीन ड्रोन अप। ठीक है, ड्रोन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज से ही ड्रोन अप होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है सर, एविडेंस। एविडेंस से तुरंत याद आना चाहिए कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, कि एंट्रीज जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए किससे सर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस से। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ओमिटेड। नन ऑफ द एंट्रीज जो है वो ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो आपने ओमिट कर दी, मतलब कि भूल गए आप जो है अकाउंट्स में प्रेजेंट करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके पास में खत्म। ठीक है, और याद रहे सर, ये 3 पॉइंट मेन की पॉइंट है, मतलब कि जब एग्जाम में आप ये पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट के अंदर आप जो है इस तरीके से नीचे लाइन ड्रॉ करके आएंगे, हाईलाइट करेंगे ये पॉइंट को। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप पूरे का पूरा लिखेंगे, ड्रोन अप जो है वो से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नीचे मतलब कि एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस को हाईलाइट कर देंगे और ओमिटेड को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये वर्ड को हाईलाइट करना है एग्जाम में, ये की वर्ड है जो मैं आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बोल रहा हूँ। इससे पूरा सेंटेंस हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड आनी चाहिए बस। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट याद करिए, कौन सा है सबसे पहले, जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो क्या होनी चाहिए सर, क्लियर होनी चाहिए।
एंड अनएम्बिशियस होनी चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिशियस होनी चाहिए। सेकंड, जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करना चाहिए, क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ध्यान रहे सर, ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में फ़र्क होता है। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है कि बेसिकली रीजनेबल वर्ड होता है, हम यूज़ करते हैं। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है 100%। अब 100% जो है वो यहाँ पे एज एन ऑडिटर गारंटी नहीं देता, ये आप अपने लेक्चर में कंप्लीट किए होंगे। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, करेक्ट कोई भी नहीं लिखेगा, ट्रू एंड फेयर ही लिखना है वर्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट करना चाहिए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ दी जो रिजल्ट है, ऑपरेटिंग रिजल्ट का जो असेट है, लायबिलिटी है, उनके बारे में ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपका जो है प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं वो अमाउंट आप प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, और आपके पास में यहाँ पे क्लासिफाई, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट लिख रहे हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई होना चाहिए, किसके हिसाब से सर, एज पर एएस, ठीक है, एज पर एएस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल 6 पॉइंट बनते हैं, 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे मिसलीड नहीं करे, एज एन ऑडिटर आप इसे कैसे इंश्योर करेंगे, तो 6 पॉइंट आपको लिखना है। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट कौन से, ड्रॉन अप, एविडेंस और ओमिटेड। ड्रॉन अप का मतलब एक भी अकाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ड्रॉन अप किया है विदाउट रेफरेंस ऑफ द एंट्रीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वर्ड पॉजिटिव वे में लिखना है। पॉजिटिव वे में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अकाउंट्स हैव बीन या फिर शुड बी, ठीक है। तो हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड पॉइंट, एंट्री शुड बी सपोर्टेड, ठीक है, बाय एप्रोप्रिएट, एंड आपके पास में हम लिखेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस आप लिख सकते हैं। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस आप जो है यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, और एक भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप ओमिटेड, मतलब कि भूल गए हैं, ठीक है। तो एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट कहता है कि आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लिखते हैं वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। इसके बाद जो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो प्रेजेंट करना चाहिए ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अमाउंट जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं वो आपका जो है प्रॉपर्ली डिस्क्राइब, डिस्क्लोज और क्लासीफाई होना चाहिए एज पर द एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में टोटल 6 पॉइंट है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको रीड नहीं करवाई वो सिंपली यहाँ पे एक बार रीड करना होता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो याद करना है वो मैं आपको साथ साथ करवाता चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है।